Hello, बच्चों. A very good afternoon. Welcome back to our channel, that is Arms Academy Digital. I am Snehal, here to guide you in your biology preparations. तो बच्चों, आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ऑलराइट, तो अब तक हमने 3 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है. वी हैव डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो. सो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस हमने देखा है. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट. एंड देन आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. इवन हमने आवर एनवायरमेंट भी कवर कर लिया है. ठीक है, तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप आपने आपका पेन एंड पेपर रेडी रखा है ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो. ऑलराइट, करें स्टार्ट. चलो, तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, राइट, ये अंडरस्टैंड करने से पहले हमने देखा था लाइफ प्रोसेस, राइट. सो देर आर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है कि जो ऐसी प्रोसेसेस विच आर शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ लाइफ. ठीक है, जिंदा रहने के लिए वो सारी प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी ही चाहिए. उसको हमने बोला था लाइफ प्रोसेसेस, राइट. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो इन ह्यूमंस, राइट. ये हम डिस्कस करने वाले, या फिर एनिमल बोल दो. तो लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो ऑर्गेनिज्म को चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज प्रोसेसेस मस्ट बी देयर, ठीक है, मस्ट बी वर्किंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ लाइफ. ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ऑल्दो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, वी कैन नॉट से कॉल इट एज अ लाइफ प्रोसेस. क्यों नहीं बोल सकते? रिप्रोडक्शन के बिना भी जिंदा रहा जा सकता है, राइट. मतलब जैसे अगर बात करो डाइजेशन की, डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन के बिना आप रह सकते हो क्या जिंदा? थोड़े दिन के लिए रहोगे, उससे ज्यादा नहीं रह सकते. देन इफ यू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो उसके बिना भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते. सर्कुलेशन, आपका हार्ट काम करना चाहिए, हर एक सेल पे हर एक सेल के पास जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचने चाहिए. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. देन वी ऑल्सो डिस्कस एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. ये दोनों सिस्टम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. बट इफ यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की एज सच लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ सस्टेन करने के लिए कोई जरूरत है नहीं. तो बेसिकली वी should not consider reproduction as a life process, right. So before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us understand why do organism reproduce. ठीक है, उससे पहले है हमें ये जानना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन की क्या नीड है. ये तो लाइफ प्रोसेस है नहीं, राइट. लाइफ प्रोसेस तो है नहीं, तो क्यों जरूरत है रिप्रोडक्शन की, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, और किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ सस्टेन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की एज सच कोई जरूरत है नहीं. ठीक है, अनलाइक देयर आर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हमने देखा था. न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इवन योर सर्कुलेशन, दीज ऑल आर इसेंशियल मस्ट प्रोसेसेस फॉर अ ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ लाइफ. ठीक है, तो ये होनी चाहिए, बट रिप्रोडक्शन की एज सच कोई जरूरत है नहीं. तो क्यों होता है रिप्रोडक्शन? क्योंकि रिप्रोडक्शन में तो बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट होती है, बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, राइट, स्पेंड होती है. तो व्हाई इट इज नीडेड, क्यों जरूरत है? ताकि जो स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज को कंटिन्यू रखा जाए, टू कंटिन्यू द स्पीसीज, टू कंटिन्यू द इंडिविजुअल स्पीसीज, उसका नंबर बढ़ाया जाए. यही एक मोटो है और रिप्रोडक्शन का, राइट. ऑल्सो इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट more individuals, a lot of energy will be spent in this process. So why should an individual organism waste on waste such an energy on a process it does not need to stay alive. ठीक है, जो प्रोसेस जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो उस पर इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करी जा रही है? टू सस्टेन अ लाइफ, टू यू कैन से इंक्रीज, टू सस्टेन अ स्पीसीज नंबर. ठीक है, तो कंटिन्यूटी, स्पीसीज कंटिन्यूटी रखने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए बेसिकली ये क्या किया जाता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. सो इफ यू नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस, ठीक है, यू आर नोटिसिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जैसे आप एलिफेंट देख रहे हो, ये सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं अभी अराउंड यू, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इवन प्लांट आप देख सकते हो, एनिमल देख सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हो. ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, दिस इज ऑल ड्यू टू रिप्रोडक्शन. बताओ, पहले कभी
जहां जहां लाइफ ओरिजिनेट हुई थी जब अर्थ पे, तब से अगर रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, तो बताओ लाइफ अब तक हुआ होती ही नहीं, ठीक है, वही ऑर्गेनिज्म तभी मर गया होता, ठीक है, फिर से लाइफ होती ही नहीं, राइट। तो ये रिप्रोडक्शन की वजह से वी आर एबल टू सी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनकी नंबर हम देख सकते हैं बढ़ते हुए, ठीक है। इफ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर of a particular kind, it is doubtful that we will we would have noticed its existence, ठीक है। अगर ये रिप्रोडक्शन होता ही नहीं तो ऑर्गेनिज्म ही नहीं दिखते आपको अराउंड, ठीक है। पहले ही कोई ऑर्गेनिज्म था, जब वो लिविंग था तभी उसकी लाइफ, एक लाइफ स्पैन खत्म हो गया, उसके बाद बिना रिप्रोडक्शन अगर वो नॉन रिप्रोड्यूसिंग होता तो वो तभी खत्म हुआ होता, हमें वो देखने को भी नहीं मिलता, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखो डायनासोर्स, अब आपको दिखते हैं क्या वो? नो, ठीक है, एक्सटेंशन हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए वो, राइट। अब उनका एक भी मेंबर बचा नहीं है, मेंबर नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नंबर नहीं बढ़ेगी, वही एक्सटिंक्ट, खत्म हो गया, ठीक है। दीज आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज नाउ, खत्म हो गए वो, ठीक है, अब अर्थ से रिमूव्ड हो गए। सो दैट इज अ नीड, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे शीप्स, राइट, फ्लेमिंगोज है, फिशेस है, ठीक है, हॉर्सेस है। यहाँ पर आपको बेसिकली अगर आप देखो शिप, शिप में रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई देयर नंबर इज इंक्रीजिंग। फ्लेमिंगो में रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई देयर नंबर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर इनकी नंबर इंक्रीज होती रहेगी, वो कंटिन्यू स्पीसीज बनती रहेगी, ऑर्गेनिज्म बनता रहेगा, तो ही आपको वो देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू द नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। अब हम बहुत बार यूज करते हैं व्हाट इज स्पीसीज, ये स्पीसीज, वो स्पीसीज, बट व्हाट इज एक्चुअली स्पीसीज? कब हम किसी ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कि ये इस स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो स्पीसी का मीनिंग क्या होता है? देखो, स्पीसीज मतलब क्या है? स्पीसीज मतलब अगर आप देखो, यहाँ पर देखो शिप, ठीक है, दीज आर द शिप्स, राइट। इनमें आपको दिखेगा दे हैव सर्टन, दे लुक अलाइक, ठीक है, सिमिलर दिखते हैं, आइडेंटिकल नहीं बोल सकती मैं, ठीक है, मोस्टली दे लुक सिमिलर। आइडेंटिकल एंड सिमिलर में डिफरेंस है, कैसा होता है वो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये शिप एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। डॉग्स देखो, ह्यूमंस देखो, वेरी वेल नोन। तो यहाँ पर अगर आप देखो ह्यूमंस, दे लुक अलाइक, ठीक है, ऑल्दो मेल फीमेल अलग दिखते हैं, बट स्टिल दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन, राइट। दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ each other, they look similar, right? And one more characteristics of species is that only the member of same species can naturally reproduce with each other, ठीक है। मतलब ये जो शिप दिख रही, humans can reproduce with humans only, cat can reproduce with cats only, variety अलग हो सकती है, breed अलग हो सकता है, but still species will be the same, ठीक है। तो ये रहा species। usually we say this because we look similar to each other, humans की तरह दिख रहे हैं, fishes की तरह, ठीक है, तो उनको हम species बोलते हैं, ठीक है, right। And they only reproduce with the members of same species, ठीक है, right। तो ये जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, दे क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स। रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? दे क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स जो उनकी तरह दिखता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट कॉपी वी कैन से, बट दे लुक अलाइक टू ईच अदर, ठीक है। जैसे अगर आप ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग है या न्यू यंग वंस है, उनको अगर पेरेंट्स के साथ कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं हम इसको? वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक जैसे दिखते हैं, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखेगा आपको, वो दिखता है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा वगैरह हो गया, पैरामेशियम हो गया, उनमें आपको एग्जैक्ट कॉपीज मिलेगी। बट ह्यूमंस हो गए, अदर एनिमल्स हो गए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, उनमें आपको दिखेगा दे डू नॉट लुक एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, दे लुक अलाइक, ठीक है। थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस भी है, राइट। नाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? यहीं पे आपको आंसर मिल गया होगा, दे डू नॉट मेक एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, देयर आर डिफरेंसेस। अगर आप खुद को आपके पेरेंट्स के साथ कंपेयर करते हो तो आप में कुछ कैरेक्टर्स आपके पापा से आए हैं, कुछ मम्मी से आए हैं, ठीक है, बट आप एग्जैक्ट दोनों में से किसी एक के जैसे नहीं दिखोगे। ऑल्दो आपको बहुत लोगों ने बोला होगा तू तो अपनी मम्मी के जैसा दिखता है, तू तो अपने पापा के जैसा दिखता है, बट आप एग्जैक्ट सिमिलर नहीं दिखते हो,
देयर आर सर्टन डिफरेंसेस एज वेल। खुद मतलब मम्मी से कुछ कैरेक्टर आए हैं, पापा से कुछ कैरेक्टर आए, ऑल्सो यू हैव सर्टन योर कैरेक्टर्स ऑल्सो, अलग कैरेक्टर भी आप में दिखते हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हमें देखना है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, या फिर डीएनए कॉपिंग वगैरह कैसा होता है, ठीक है। In the last module only, we'll arrive at a thought whether do organism create exact copies of themselves। ये हमारा क्वेश्चन था कि do organisms या live reproducing organism create exact copies of each other। Now let us find answer to this। यहाँ पर देखो ये हॉर्स है, हॉर्स का ये रहा बच्चा या फिर ऑफस्प्रिंग, एलिफेंट, एलिफेंट का ऑफस्प्रिंग। ये जो ऑर्गेनिज्म है दे क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स जो उनके जैसे दिखते हैं, ठीक है। आपको दिखेगा ये जो एलिफेंट का बच्चा है, ऑफस्प्रिंग है, वो एलिफेंट के तरह ही दिख रहा है, बट वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। देयर आर सर्टन वेरिएशन, डिफरेंसेस भी है, ठीक है, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे लुक सिमिलर, उनकी बॉडी डिजाइन, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, वो एक जैसा आपको दिखेगा, राइट। क्या दिख रहा है? एक जैसा आपको दिख रहा है, राइट। इवन जो ब्लूप्रिंट्स है, ब्लूप्रिंट मतलब आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट आल्सो हैव टू बी सिमिलर। सिमिलर मतलब है ना, डीएनए जो भी है वो क्या होगा, सिमिलर ही होगा, नॉट एग्जैक्ट कॉपी, राइट। तो रिप्रोडक्शन के लिए मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो ब्लूप्रिंट है, डीएनए है, उसकी कॉपीज पहले बनाई जाती है, राइट। वो आगे हम पढ़ने वाले हैं हाउ डज इट हैपन। तो कॉपीज पहले बनाई जाती हैं, फिर ऑफस्प्रिंग आगे जाके बनेगा, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखो दे आर लुकिंग लाइक पेरेंट्स बट दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज, ठीक है, एकदम वैसे के वैसा कॉपी नहीं है, ठीक है, जेरोक्स कॉपी नहीं बन रही यहाँ पर, राइट। यू विल सी देयर विल बी सर्टन डिफरेंसेस एज वेल, फाइन। तो हम देखेंगे ये जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट मतलब इससे मतलब क्या, आपका डीएनए, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी कैसे बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। दीज डीएनए आर कॉपीड ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस, ठीक है, सेल डिवीजन की जो मियोसिस प्रोसेस होते हैं उसमें ये कॉपी फॉर्म होती है, राइट। ये ओनली एंड ओनली गैमेट सेल्स में होता है, ठीक है। गैमेट सेल्स कौन से है? इफ यू टॉक अबाउट मेल इट इज स्पर्म्स, ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट मतलब गैमेट सेल्स जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं, मियोसिस से फॉर्म होते हैं। स्पर्म सेल्स एज वेल एज एग सेल्स इन फीमेल, ठीक है, दे आर फॉर्म बाय मियोसिस प्रोसेस, ठीक है, राइट। ये जो डीएनए है, ब्लूप्रिंट है, उसकी कॉपी होके फिर आपके गैमेट्स फॉर्म होते हैं, स्पर्म्स एंड एग्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज मेल, मेल, फीमेल, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी, ठीक है, जो आगे जाके गैमेट सेल्स बेसिकली फॉर्म करेगी, मतलब स्पर्म एंड एग फॉर्म करेगी, उनको हम रिप्रोड्यूसिंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन सेल आपको दिख रही है, इसमें है न्यूक्लियस। क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम्स है, ऑब्वियसली। ह्यूमंस, आप बताओ ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। क्रोमोसोम इज बेसिकली इज अ फोल्डेड डीएनए। आपका जो डीएनए है वो फोल्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ताकि ताकि उसको सेल में क्या किया जाए, अकोमोडेट किया जाए, राइट। तो यहाँ पर कुछ सेल डिवीजन वगैरह होगा, राइट, और आपका जो डीएनए है वो क्या किया जाएगा, कॉपी किया जाएगा, ठीक है। पहले सेल को डिवाइड होने से पहले द डीएनए विल बी कॉपीड इनटू टू, राइट, इस तरीके से। फिर आपको दिखेगा वन डीएनए, ये जो है इससे एक सेल बनेगा और दूसरे डीएनए से एक सेल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा दोनों सेल में एक एक कॉपी ऑफ डीएनए आ जाएगी, ठीक है, दोनों सेल्स, इसमें एक कॉपी ऑफ डीएनए, इसमें दूसरी कॉपी ऑफ डीएनए। बट यहाँ पर आप अगर आप देखो तो ये जो मेल एंड फीमेल है, मतलब पेरेंट्स आप बोल सकते हो, मदर एंड फादर, इन दोनों के जो जेनेटिक्स है या फिर जीन्स है, दे आर मिक्स्ड। कुछ जीन्स कहाँ से आया है? फादर से आए, कुछ जीन्स मदर से आए हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग अ कॉमन डीएनए, जिससे जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑब्वियसली द ऑफस्प्रिंग विल शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, इवन उसके भी अलग से कुछ कैरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो, मतलब जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा वो एग्जैक्ट पेरेंट्स की तरह नहीं है, तो उसको हम क्या नहीं बोलते, आइडेंटिकल नहीं बोलते। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट कॉपी, जेरोक्स,
ठीक है, जैसा कि जैसा डीएनए, जो जीन जो डीएनए पेरेंट्स में थे वही ऑफस्प्रिंग में आएंगे, इसको हम आइडेंटिकल बोलते हैं। सिमिलर मतलब देयर विल बी मिक्सचर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स मतलब मदर से भी फादर से भी, इवन कुछ अलग से कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर एंड आइडेंटिकल इसमें डिफरेंस है बेटा, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाई दिस वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट। हमने देखा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं दे शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, दोनों पेरेंट्स के कुछ कुछ कैरेक्टर दिखते हैं, ऑल्सो खुद के भी उनमें कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, अलग से कैरेक्टर बनेंगे। ये चीज जो है या फिर ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस, दिस इज कॉल्ड वेरिएशंस, कुछ अलग कैरेक्टर बने हैं। अब ये वेरिएशंस की क्या जरूरत है, व्हाई दिस वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग, दीज आर मॉथ्स, ठीक है, वास्प बोल सकते हो, मॉथ्स बोल सकते हो, तो उनमें आपको दिखेगा देर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, ठीक है। इवन यहाँ पर जिराफ दिखाया है, इसमें भी आपको दिखता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स उसके बहुत अलग दिख रहे हैं, मतलब कलर वगैरह अलग आपको दिखेगा, राइट। ये रहा दीज आर पर्ल ऑयस्टर, ठीक है, इसमें भी आपको दिखता है डिफरेंसेस। ये रहा मिर्ची चिली, ठीक है, इसमें भी अलग अलग कलर्स दिखते हैं। ये क्यों है, दीज आर ऑल ड्यू टू वेरिएशन। बेसिकली ये सारे जो आपको कलर अलग अलग कलर दिख रहे हैं, अलग अलग यू कैन से कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ये किस वजह से है, ड्यू टू द जीन। जो जीन है वो क्या करेगा, कुछ प्रोटीन फॉर्म करता है, राइट। उस प्रोटीन से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग या फिर उस प्रोटीन के वजह से आप में क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स दिखते हैं। सपोज किसी के हेयर ब्लैक है, ठीक है, अब उसमें क्या है, जो जीन है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन जो फॉर्म कर रहा है विच इज इन एक्सेस अमाउंट, या फिर वो ब्लैक कलर के लिए है, जिसके वजह से क्या है, उसके हेयर आपको क्या दिखते हैं, ब्लैक दिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये जो सारे अलग अलग कलर दिख रहे हैं या फिर अलग अलग पैटर्न्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल ड्यू टू जीन्स, ठीक है, अलग अलग जीन्स, इसमें अलग जीन है, ठीक है, सब में यहाँ पर अलग अलग जीन है, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स आपको अलग अलग दिखते हैं, राइट। अब ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू टॉक अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जीन की जो फ्रीक्वेंसी या फिर जीन जो है वो चेंज ही नहीं होगा। वही जीन कंटिन्यू फ्रॉम एंसेस्टर टू न्यू जनरेशन, वही जीन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसके वजह से देर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। अगर चेंज ही नहीं होगा तो कैरेक्टर भी अलग नहीं आएंगे, कैरेक्टर्स अलग नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली देर विल बी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में, अलग अलग कैलामिटीज में वो जो ये है ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीसीज आगे नहीं जा पाएगी और ऑब्वियसली इट विल बी एक्सटिंक्टेड, ठीक है। तो इवोल्यूशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशन का होना, ठीक है, राइट। तो पहला हमने देखा वेरिएशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिव इन वेल डिफाइंड प्लेसेस, उसको हम बोलते हैं निश, ठीक है। कैमल को अगर आप देखो वो डेजर्ट में ही ज्यादा सर्वाइव करता है, ठीक है, उसको वो एनवायरमेंट सूटेबल है। फिश अगर आप देखो वाटर में रहते हैं, इसकी दिस इज शार्क, ठीक है, शार्क आपको कहाँ दिखता है, इट इज फाउंड इन सी वाटर या ओशन वाटर, मतलब जहां पर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वैसे वाटर्स में ये सर्वाइव कर सकता है। अगर आप शार्क को उठा के रिवर वाटर में डालोगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसका एनवायरमेंट अलग है। वेर एज इफ यू सी द जिराफ्स वगैरह, ठीक है, उनको अलग एनवायरमेंट चाहिए। तो दे आर बेसिकली दिस ऑर्गेनिजम्स आर डिफाइंड टू पर्टिकुलर प्लेसेस, उनको हम बोलते हैं नीश, क्या बोलते हैं, नीश बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी उस प्लेस के अराउंड, ठीक है, अकॉर्डिंग बेसिकली वो जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, डिजाइन की जाती है। अगर आप देखो पोलर बियर्स वगैरह, पोलर बियर में आपको दिखेगा देर इज यू कैन सी, यहाँ पर क्या है, पोलर रीजन्स में देर इज पूरा आइस वगैरह है, ठीक है, ठंड है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उनकी बॉडी अकॉर्डिंगली उस तरीके से क्या है, डिजाइंड है, ठीक है। इनमें उनको सरवाइव करने के लिए पूरी आपको दिखेगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं। तो पोलर बियर वेल अडेप्टेड है किसके लिए, आर्टिक एनवायरमेंट वगैरह जहां पर आइस, ठीक है, आइस है या फिर ठंड कोल्ड बहुत ज्यादा है। एज देयर व्हाइट फर, अगर आप देखो तो यहाँ पर व्हाइट फर आपको ज्यादा दिखता है, ऑब्वियसली उसको क्या करना है, आइस
या फिर जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है वैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी ऑलरेडी क्या है, मॉर्फोलॉजिकली उस तरीके से क्या है, डिजाइन करी गई है. इट हैज अ लॉट ऑफ फर विच हेल्प देम टू ब्लेंड विद द स्नो एंड आइस एंड हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन. ठीक है, इसके अलावा उसकी जो स्किन है उसके अंदर क्या होता है, मतलब इनसाइड क्या होता है, देर इज अ लेयर ऑफ फैट. फैट क्या होता है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. ठीक है, इंसुलेटर मतलब वो बॉडी की हीट को बाहर रिमूव नहीं होने देगा, लॉस नहीं होने देगा, जिसकी वजह से बॉडी की हीट क्या की जाएगी, प्रिजर्व की जाएगी, रिजर्व की जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पोलर बियर है वो आर्टिक रीजन्स में या फिर जहां पर स्नोफॉल है, जहां पर आइस है, वहां सर्वाइव करने के लिए उसकी बॉडी डिजाइन करी गई है. ठीक है, सो ये बेसिकली वेरिएशन की वजह से हो रहा है. दिस इज ऑल ड्यू टू वेरिएशंस, right? However, this niche can change because of the reasons beyond control of an organism. There can be natural calamities. ठीक है, कुछ ऐसे अचानक से, अभी आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में. तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो एनवायरमेंट है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो हमेशा वही रहेगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर कैन बी नेचुरल कैलामिटीज. कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, राइट? टेम्परेचर अचानक से बढ़ सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है. अचानक से अगर कोई वाटर में रहने वाले एनिमल है तो उनके लिए अचानक से वाटर लेवल बढ़ गया या वाटर लेवल कम हो गया. ठीक है, इवन कभी कभी मेटेरॉइड्स वगैरह नेचुरल कैलामिटीज भी हो सकती है, राइट? मेटेरॉइड्स वगैरह हिट कर गए, तो ये सारी जो कैलामिटीज है ये पूछ के नहीं आती है. ठीक है, दिस डजंट हैपन बाय आवर विल. तो ऑब्वियसली ये सारी जो नेचुरल कैलेमिटीज है उनके लिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा. और जिसमें ये वेरिएशंस आए हैं जो इस डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस में, नेचुरल कैलेमिटीज में सरवाइव कर सकता है, वही आगे पहुंच पाएगा, वही आगे सर्वाइव कर पाएगा. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो जो फिट है टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस वही आगे जा पाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा. ठीक है, और वही अपनी स्पीसीज को भी क्या कर पाएगा, बढ़ा पाएगा. ठीक है, इसी वजह से आप देख सकते हो देर आर डिफरेंट एनिमल्स. ठीक है, ये सारे क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. डायनासोर है, डोडो है, ठीक है, व्हाइट टाइगर, दिस ऑल आर नाउ एक्सटिंक्टेड. ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पाए. ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज में, जैसे ये डायनासोर्स वगैरह जब मेटेरॉइड्स वगैरह गिरे थे तब वो सरवाइव नहीं कर पाए. ठीक है, तो इसकी वजह से दे एक्सटिंक्ट. ठीक है, दे आर एक्सटिंक्ट नाउ. So this is drastically altered. Population will be wiped out if there are no variations. Variations अगर नहीं होंगे तो population क्या हो सकती है, particular species की खत्म भी हो सकती है. That species can be extinct. ठीक है, right? So कुछ आपको दिखेगा. One of the example of variations we will take over here, right? कुछ ऐसे भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनमें आपको वेरिएशंस भी मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडियन पाइप प्लांट. ये जो प्लांट है ये अर्लियर फोटोसिंथेटिक था. पहले जो था ये फोटोसिंथेटिक था बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल एज वेल. ठीक है, बट एज इवोल्यूशन हैपन, धीरे धीरे इसने जो क्लोरोफिल है अपना ये लूज कर दिया. ठीक है, इसका क्लोरोफिल क्या हो चुका है, अब लॉस्ट हो चुका है, एंड नाउ इट इज सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं. ठीक है, पहले क्या था, ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता था, मतलब ऑटोट्रॉपिक था. ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या था, क्लोरोफिल था. बट अब ड्यूरिंग द इवोल्यूशन द क्लोरोफिल हैज रिमूव्ड. ठीक है, क्लोरोफिल नहीं रहा इसके पास, अब ये क्या बन गया है, सैप्रोफाइट. तो बताओ, ऐसा भी हो सकता था जब इसका क्लोरोफिल खत्म हो गया ये मर भी सकता था, इसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती थी. बट उसकी जगह पे क्या हुआ, इसने वेरिएशंस दिखाए, एडेप्टेशंस दिखाई, एंड इट इज नाउ सैप्रोफाइटिक. ठीक है, कि चलो भाई नहीं खुद अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते तो दूसरों से या फिर दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड गेन कर लो. ठीक है, तो ये बन गया सैप्रोफाइटिक, राइट? तो अपना न्यूट्रिशन ये क्या करता है, अब दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से लेता है. ठीक है, तो ये वेरिएशन आपको दिखता है जिसकी वजह से नाउ दिस प्लांट इज सर्वाइविंग टिल डेथ. ठीक है, अभी तक ये सर्वाइव कर रहा है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन अगेन. दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर आर सर्टन बैक्टीरिया. अब आपको पता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करते हैं, एम्बियंट पीएच, ठीक है, उसी पे सर्वाइव कर पाते हैं. ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया है, अगर आप देखो हॉट वेंट वगैरह में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में रहते हैं.
वो बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर्स ऑल्सो, 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। तो इफ देयर वेर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेचर of water and the water and the and if the water temperature was increased by global warming, most of them will die। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि अगर अचानक से जो बैक्टीरिया पर्टिकुलर टेम्परेचर भी पे ही सर्वाइव करते हैं, राइट, उनके लिए क्या हो सकता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग से अचानक वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया तो ये मर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर। बट अगेन वहां पर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है, बट फ्यू वेरिएंट्स आर रेजिस्टेंट टू हीट एंड विल सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। जो बैक्टीरिया 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, वो आपको पता है ऑब्वियसली दे विल सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर ऑल्सो। ग्लोबल वार्मिंग आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ वेरिएशंस है, कुछ अडाप्टेशंस है फ्रॉम फॉर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, so they can survive and इन्हीं की स्पीसीज आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, so these are again example of how variations are important, right? So variations are thus useful for survival of species over the time। जिसमें variations है, adaptations है, वही आगे survive कर पाएगा। ठीक है, so this is the use। now next point है हमारा, how does this reproduction actually happens। हमें पता है कि there are certain microorganisms, plant है, animals है, all of them obviously because they are living they will show the property of reproduction। ठीक है, अब पहले हम डिस्कस करेंगे reproduction in microorganism। ठीक है, how the reproduction in microorganism happens। सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। तो ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। ए मींस एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स मतलब गैमिट्स, गैमिट्स कौन से है, एग एंड द स्पर्म। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग एंड द स्पर्म, विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस रिप्रोडक्शन हैपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, अगर आप अमीबा की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट अमीबा, अमीबा में क्या होता है, एक ही पेरेंट या फिर एक ही सेल दो डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और उससे बनेंगे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म। फिर से वो 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से इन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, राइट। तो यहाँ पर सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली। ठीक है, जो सिंपल है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। बताओ अगर अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक अस, हम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा क्या, नहीं, बिकॉज वी आर मल्टी सेलर, वी आर मल्टी सेलर, हमारी बॉडी 1 से 2 में डिवाइड नहीं हो सकती, वी डू नॉट हैव दैट प्रॉपर्टी, राइट। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा। सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बस एक ही सेल से बनी है, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें आपको ये एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वेराज यहाँ पर देखो अमीबा का आपको बताया है, अमीबा 1 से 2 में डिवाइड हो सकता है, एक ही पेरेंट से 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट पेरेंट्स, एक मेल होगा एक फीमेल होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ह्यूमन, डॉग्स, एलिफेंट, बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा दे ऑल शो, मतलब इन शॉर्ट ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दे ऑल्सो शो सेक्सुअल टाइप्स, ठीक है, बट उनमें अलग टाइप का होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर। ठीक है, ये सारे आपको क्या दिखाते हैं, सेक्सुअल टाइप of reproduction, right? In sexual type of reproduction there is involvement of gamete cells, sperm and egg का involvement होगा, there will be fertilization, zygote form होगा and further embryo वगैरह वो सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, राइट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो स्मॉल या सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनमें ये किस तरीके से होता है। सो देयर आर अगेन डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिशन, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑल दीज आर
asexual type of reproduction, even spore formation. ठीक है, so there are, you can see 6 different modes of asexual reproduction which is given in your book. ठीक है, fission, fission मतलब एक से दो सेल बनना, fragmentation टूट जाना एक सेल का दो सेल में या फिर मल्टीपल सेल में, रीजनरेशन जो टूटा हुआ पार्ट है उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होना, बर्डिंग, बर्ड फॉर्म होगी, उसी बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आपको प्लांट्स में दिखता है ज्यादातर, तो जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के जैसे स्टेम है, लीव्स है, राइट, उनसे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन आपको दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, वो स्पोर्स जब प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस में आएंगे तो उनसे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जनरली आपको कहाँ दिखता है, इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, लाइक बेसिकली जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, यूनिसेलुलर में। पहला हम डिस्कस करेंगे फिशन, ठीक है। फिशन में भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहला है सिंपल फिशन। सिंपल फिशन में क्या होगा, this is binary fission basically, this is binary fission, by means two, fission means डिवीजन या ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैरेंट से दो सेल बनेगी, ठीक है, सिंगल पैरेंट विल गिव राइज टू टू सेल्स, ठीक है। द लिविंग सेल्स डिवाइड्स इनटू टू इक्वल और नियरली इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पैरेंट है, पैरेंट का जो न्यूक्लियर कंटेंट है या फिर डीएनए है, वो पहले मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक से दो कॉपीज बन जाएगी डीएनए की, किसके, पैरेंट में। फिर ये जो डीएनए है, बेसिकली वो जो पैरेंट की सेल है, वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी इनटू टू सेल्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो इन फिशन, बाइनरी फिशन में अगर आप देखो, तो जो पैरेंट का न्यूक्लियर मटेरियल था या फिर डीएनए था, वही ऑफस्प्रिंग्स में आपको देखने को मिलेगा। सेम जीन्स, सेम प्रोटीन विल बी फॉर्म, जिसके वजह से जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही ऑफस्प्रिंग दिखेंगे। तो देर इज नो चेंज, जीन चेंज इन हुआ है, देर इज नो वेरिएशंस यू विल सी इन द ऑफस्प्रिंग्स, राइट। अगर ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट इवोल्यूशन, तो ये जो बाइनरी फिशन है इट हैज नो रोल इन इवोल्यूशन, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं आ रहे, ठीक है। पेरेंट्स के जैसा ही न्यू ऑफस्प्रिंग दिख रहा है, तो कोई अलग कैरेक्टर है ही नहीं, ठीक है। देखो किस तरीके से यहाँ पर बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। किस किस में आपको दिखता है, मोस्टली इन प्रोटोजोन्स, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन यू विल सी दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिशन, ठीक है। प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया में भी आपको दिखेगा, सम प्रोटोजोन्स, मतलब अमीबा वगैरह में भी आपको दिखेगा, राइट। अमीबा है, बाइनरी फिशन दिखता है। अमीबा में जो बाइनरी फिशन दिखेगा इट इज सिंपल बाइनरी फिशन। इवन बाइनरी फिशन में भी अलग अलग टाइप है कि किस प्लेन में पैरेंट की बॉडी डिवाइड हो रही है, उस बेसिस पे वी हैव सिंपल बाइनरी फिशन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जैसा अमीबा है, हम्म, ये जो अमीबा है, अमीबा की बॉडी सिंपली इस तरीके से क्या होगी, एक से दो पार्ट में क्या होगी, डिवाइड होगी इस तरीके से, मिडल में से, ठीक है। एक से दो पार्ट बन गए, दैट इज योर सिंपल बाइनरी फिशन, ठीक है। दिस इज सिंपल बाइनरी फिशन। पैरामीशियम में अगर आप देखोगे, पैरामीशियम का अलग टाइप का बाइनरी फिशन होता है, दिस इज अमीबा, ठीक है, थ्रू एनी प्लेन। जनरली यहाँ पर सिंपल क्यों बोला है, क्योंकि अमीबा का देर इज नो परफेक्ट शेप, अमीबा कैसा भी शेप में होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप में है, तो आप इसको कहीं से भी काटो, कोई मतलब फर्क नहीं होगा एज सच। तो इसके वजह से ये जो अमीबा है, इसमें जो फिशन दिखता है, आप किसी भी प्लेन में इसको कट करो, आपको जो डॉटर सेल्स है वो अमीबा के जैसे, मतलब पेरेंट अमीबा के जैसे ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे विल शो द सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फिशन। देन वी हैव, हाँ देखो अमीबा, दिस इज द पेरेंट। पेरेंट में आपको दिखेगा पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक से दो न्यूक्लियर बन जाएंगे, फिर आप देख सकते हो इससे बना एक सेल, इससे बना दूसरा सेल, ठीक है। ईच डॉटर सेल और जो नया ऑफस्प्रिंग बना है, डॉटर सेल बना है, it will carry the same genetic material और exact copy of the DNA that of parent, ठीक है। जैसे पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल है वैसा ही आपको कहा दिखता है डॉटर सेल में या फिर ऑफस्प्रिंग में। तो यहाँ पर आप किसी भी प्लेन में इसको कट करोगे, पेरेंट को इसमें इसमें इसमें, ठीक है, आपको हमेशा
ऐसे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लेन का कोई यहाँ पर इशू नहीं है, बिकॉज द अमीबा डू नॉट हैव द प्रॉपर शेप, परफेक्ट शेप नहीं है उसका, so that's why it is called सिंपल बाइनरी फिशन। इसको क्या बोला है? सिंपल बाइनरी फिशन। दूसरा टाइप है हमारे पास ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। आई होप आपको प्लेन समझ में आता होगा। दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अगर मुझे इस प्लेन में आप कट करते हो, वर्टिकल प्लेन में, दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अगर मुझे आप इस प्लेन में कट करते हो, ठीक है, सपोज दिस इज द ऑर्गेनिज्म, इसको आप ऐसे कट कर रहे हो, दिस इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर इन पैरामीशियम यू विल सी हॉरिजॉन्टल सेक्शन या फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आपको देखने को मिलता है। अमीबा में किसी भी प्लेन में कट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहां पर आपको दिखेगा। दिस इज पैरामीशियम की बात करो तो इट हैज टू न्यूक्लियाई, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, बड़ा वाला न्यूक्लियस, राइट। एंड एक होता है यहाँ पर रेड कलर में आपको दिखा है, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। तो यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज, ये यहाँ पर देख लो, ब्लू कलर में जो है दिस इज मैक्रो, छोटा सा जो है रेड कलर में दिस इज माइक्रो न्यूक्लियस। पहले क्या होगा, दोनों जो न्यूक्लिया है वो डिवाइड हो जाएंगे, एंड फिर जो फरो बनेगी, क्लीवेज बनेगा, वो कहां से बनेगा? फ्रॉम हियर, ठीक है। ऊपर ये जो इतना पार्ट है, इससे एक सेल बनेगी, नीचे वाले पार्ट से दूसरी सेल बनेगी। तो इस तरीके से दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बन रही है फ्रॉम वन पेरेंट पैरामीशियम, ठीक है। प्लेन अलग है, द प्लेन ऑफ डिवीजन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, क्योंकि ट्रांसवर्स फरो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और फिर दो डॉटर सेल बनेंगे। सॉरी। देन यू टॉक अबाउट यूग्लिना एंड लेशमेनिया, ठीक है। यूग्लिना एंड लेशमेनिया में अगर आप देखो तो इट इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, वर्टिकल बाइनरी फिशन, इस तरीके से कट लगेगा या फिर इस तरीके से फरो फॉर्म होगा, ठीक है। तो फिशन जो है ये इस तरीके से अकर हो रहा है, लॉन्जिट्यूडिनली या फिर वर्टिकली अकर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा एंड देन द सेल डिवाइड्स, ठीक है, राइट। हेंस इट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, क्योंकि प्लेन ऑफ फरो और फिशन इज वर्टिकल। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिशन है मल्टीपल फिशन। फिशन में हमने दो टाइप डिस्कस, एक टाइप डिस्कस कर लिया, दैट इज बाइनरी फिशन। दूसरा टाइप हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में पेरेंट से, सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल बन रही थी। मल्टीपल फिशन में एक पेरेंट से आपको दिखेगा मल्टीपल डॉटर सेल्स बनते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लाज्मोडियम हो गया, इवन अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस शो मल्टीपल फिशन, ठीक है। अमीबा जो है नॉर्मल कंडीशन में या फिर फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन शो करता है, बट वेन एवर देर इज अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है वाटर में, ठीक है, हाई टेम्परेचर, पीएच डिस्टर्ब है, सैलिनिटी डिस्टर्ब है, उस टाइम पे अमीबा क्या करता है, इट शोज द मल्टीपल फिशन, ठीक है। और ये कब अकर होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा में दिखेगा। पैरामीशियम में ये फेवरेबल कंडीशन में भी दिखता है, राइट। तो अमीबा जो है ये क्या करेगा, किस तरीके से मल्टीपल फिशन होता है देखो, आई गेस इसमें होगा आगे। हाँ, नहीं दिखा है, कोई बात नहीं, अपन बना लेते डायग्राम। यहाँ पर दिस इज द अमीबा, ठीक है। ये अमीबा क्या करता है, पहले ये एक राउंड, मतलब अपने सीडोपोडिया जो है, सीडोपोडिया आपको पता ही होगा, दीज आर सीडोपोडिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, राउंड स्ट्रक्चर ले लेता है एंड इट फॉर्म्स थ्री सिस्ट स्ट्रक्चर अराउंड इट, ठीक है, ऐसे तीन सिस्ट वाला स्ट्रक्चर बना लेता है। अंदर इसका न्यूक्लियस है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन है तब ये स्ट्रक्चर बनेगा। ड्यूरिंग दिस कंडीशंस पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक से दो, दो से चार, बहुत सारे न्यूक्लियर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक सेल डिवाइड नहीं हुआ है, सेल का डिवीजन बाद में होगा, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियर बन गए। अब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस, सॉरी, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ठीक है, न्यूक्लियर बन गए बहुत सारे ज्यादा, तो जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये अमीबा क्या करेगा, इसमें जो भी ये सिस्ट जो बनाया था वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, सिस्ट विल बी बर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से।
ये सिस्ट बर्स्ट हो गया, आपको दिखेगा, और इसमें से ये सारे छोटे छोटे अमीबा, अमीबुले बोला जाता है इनको, दे विल कम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो एक ही अमीबा से आपको क्या दिख रहा है, मल्टीपल सेल्स आर गेटिंग फॉर्म, मल्टीपल डॉटर सेल्स आर बीइंग फॉर्म। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन इज शोन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बाय अमीबा। मतलब क्या हो रहा है, चलो भाई एक अगर दो ही डॉटर सेल बनती तो हो सकता था अनफेवरेबल कंडीशन में ये दोनों मर जाते। तो क्या होता है, अमीबा हैज अ बैकअप प्लान, बेसिकली जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करता है, बहुत सारी सेल बनाता है। चलो सारे के सारे सर्वाइव नहीं हुए, थोड़े बहुत तो सर्वाइव हो पाएंगे अनफेवरेबल कंडीशन में, तो ये इसके पीछे क्या होता है, रीजन होता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सेल बनाओ, उसमें से थोड़ी बहुत क्या हो गई, मर भी गई तो कुछ सेल तो बच जाएगी, ये है इसका रीजन है। देन प्लाज्मोडियम में भी सेम तरीके से आपको दिखता है मल्टीपल फिशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। बाइनरी फिशन कौन शो करता है, सिंपल बाइनरी फिशन कौन शो करता है, ट्रांसफर कौन शो करता है, लॉन्जिट्यूडिनल कौन शो करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इवन मल्टीपल फिशन कौन कौन शो करता है। अब आपको कभी कभी आता है मल्टीपल फिशन में भी अमीबा दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अमीबा ऑल्सो शोज मल्टीपल फिशन बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, चलो राइट, देखो ये सिस्ट ऐसा इस तरीके से इसने फॉर्म कर दिया, अंदर ये देखो दीज आर मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। राइट, अब क्या होगा, दिस सिस्ट विल बर्स्ट, सिस्ट क्या हो गई, बर्स्ट हो गई, और उससे छोटे छोटे अमीबे, अमीबुले बोला जाता है, दे कम्स आउट। ठीक है, तो एक पेरेंट से आपको बहुत सारे सेल्स बनते हुए दिखेंगे। राइट, दूसरा टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास है बडिंग। पहला हमने देख लिया फिशन, दूसरा है बडिंग। बडिंग आपको दिखता है ईस्ट में, ईस्ट इज अगेन यूनिसेलुलर। ईस्ट में भी आपको इस तरीके से देखो, ये छोटी सी बर्ड फॉर्म हो रही है, और यही बर्ड फिर आगे एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने लगेगी। ठीक है, तो एक सेल था, ठीक है, दिस इज ईस्ट का सेल, मदर सेल, इसमें छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है, ये बर्ड फिर आगे ग्रो करने लगेगा, डेवलप करने लगेगा, इट विल गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, और वो फिर अलग से अपना सर्वाइव करेगा। ठीक है, दैट इज इट। राइट, बडिंग में इस तरीके से होता है। इट इज शोन बाय ईस्ट, कौन दिखाता है, ईस्ट शो करता है। ठीक है, इसके अपन डायग्राम बना लेते, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ठीक है, तो सपोज दिस इज, ये ईस्ट है छोटा सा, ठीक है, इसमें सेल है, न्यूक्लियस है। ये क्या होगा, ईस्ट में एक छोटा सा आउटग्रोथ यहाँ पर ग्रो होते हुए दिखेगा, दिस इज कॉल्ड बर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड। पहले इसमें भी क्या होगा, जो पेरेंट था उसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक से दो न्यूक्लियर बन जाएंगे, फिर ये जो मदर पेरेंट सेल है ये क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को पुश करता है इनटू द बर्ड। ठीक है, अब फिर क्या होगा, हम्म, ये जो बर्ड है इट विल ग्रो, डेवलप, ठीक है, फर्दर डेवलप होगी, साइज इसकी बढ़ जाएगी, एंड कुछ टाइम बाद इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, और अलग से ये अपना सर्वाइव करने लगेगा। ठीक है, तो इसकी मतलब ऐसे पेरेंट सेल से क्या बने, दो हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बडिंग हैपेंस, बडिंग। ठीक है, किसमें, ईस्ट में आपको शो होते हुए दिखेगा। ठीक है, ये देखो दिस इज द ईस्ट सेल, ईस्ट सेल में देखो छोटा सा यहाँ पर आउटग्रोथ ग्रो होने लगा है, अब ये धीरे धीरे और डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। पहले पेरेंट का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, एक से दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे, यहाँ पर दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको, एक न्यूक्लियस जाएगा डॉटर सेल में या फिर यू कैन से बर्ड में, एंड फिर वही बर्ड आगे ग्रो करेगा एज अ इंडिविजुअल। ठीक है, दिस इज बडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैगमेंटेशन, थर्ड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप स्पाइरोगायरा की बात करो, दिस इज स्पाइरोगायरा, इसमें आपको क्या दिखेगा, ये सेल्स है, वन सेल, टू सेल, दीज आर ऑल सेल्स। इसमें क्या होगा, ये जो एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है स्पाइरोगायरा में, ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, एंड ये कोई एक्सीडेंटल वगैरह नहीं होता है, ये एक वे है इन स्पाइरोगायरा। इफ यू सी, उनका जब लेंथ, थ्रेड का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, तो ये क्या करते हैं, दे ब्रेक द थ्रेड इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसके वजह से वो कैरी करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये जो हर एक सेल या हर एक पीस या फ्रैगमेंट यहाँ पर बना है, उस फ्रैगमेंट से इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। ठीक है, राइट, स्पाइरोगायरा इवन यूलोथ्रिक्स में आपको ये दिखता है,
राइट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, एक से ज्यादा इनमें सेल्स आपको दिखती है। ये देखो, दिस इज वन स्पाइरोगायरा, इसमें क्या हुआ, फ्रैगमेंट्स बने, दो फ्रैगमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। हर एक फ्रैगमेंट से एक नया इंडिविजुअल ग्रो करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी बनते हैं बेसिकली, एक स्पाइरोगायरा से आपको दो नए इंडिविजुअल डेवलप होते हुए दिखेंगे, राइट। दिस इज हाउ इट हैपेंस, फ्रैगमेंटेशन, राइट। देन नेक्स्ट हमारे पास है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। रीजनरेशन इज एक्सीडेंटल, यहाँ पर एक्सीडेंटली ये चीज हो रही है, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन। मतलब सपोज उनका कोई पार्ट, बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है, तो वो उसको फिर से डेवलप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चिपकली, ठीक है, लिजर्ड में आप देख सकते हो, वॉल लिजर्ड जो है, उसकी जो टेल है वो फिर से क्या हो सकती है, ग्रो हो सकती है, ठीक है। दिस इज अ लिमिटेड टाइप ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, लिमिटेड रीजनरेशन उसमें दिखता है। वो बस उस टेल को ही ग्रो कर सकती है। अगर आप उसको बीच में से काट दो तो वो फिर से दो ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएगी, तो उसको हम लिमिटेड टाइप ऑफ रीजनरेशन बोलते हैं। बट स्टिल बिकॉज दे आर डेवलपिंग द दैट टेल अगेन, तो वो भी रीजनरेशन शो करता है। इवन अगर आप देखो इन प्लानेरिया, दिस इज प्लानेरिया, प्लानेरिया को मैंने सेंटर में से कट कर दिया, क्या हो जाएगा, इसके जो दो फ्रैगमेंट बने हैं, ये दोनों फ्रैगमेंट लॉस्ट हुआ हुआ पार्ट फिर से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। मतलब अगर आप देखो, ये जो आगे वाला पार्ट है इसमें टेल डेवलप हो जाएगी फिर से, ठीक है, एंड ये जो टेल वाला पार्ट है उसमें हेड एंड ऊपर का पार्ट फिर से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म आपको फॉर्म होते हुए दिखते हैं, राइट। बट अगर आप देखो रीजनरेशन, तो इट इज नॉट अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक्सीडेंटली हुआ है, ठीक है। प्लानेरिया को रिप्रोड्यूस करने के लिए हमेशा फ्रैगमेंट या फिर पीसेस नहीं फॉर्म करने होते, ये एक्सीडेंटली हुआ है। इवन इफ यू सी स्टारफिश, स्टारफिश में भी जो उसके 5 डिफरेंट आर्म्स होते हैं, अगर उसमें से एक आध आर्म टूट गया तो वो फिर से उसको डेवलप कर सकता है। बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उससे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो रीजनरेशन इज डिफरेंट देन फ्रैगमेंटेशन। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, रीजनरेशन ये क्या होता है, एक्सीडेंटल, गलती से उस प्लानेरिया के दो टुकड़े हो गए, ठीक है, कोई प्रे था, प्रेडेटर था, उससे झगड़ा चल रहा था, उसमें दो टुकड़े हो गए, अब वो जो दो पीसेस बने हैं वो फिर से नए क्या, फिर से क्या कर सकते हैं, लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर सकते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये रीजनरेशन होता है, ठीक है, राइट। आई नो यू मस्ट बी एक्साइटेड कि ये रीजनरेशन कैसा होता होगा। तो क्या होता है इन दिस ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है, हमें भी लिमिटेड आपको रीजनरेशन दिखेगा। जैसे हमारा ऑर्गन लिवर जो है, इट कैन रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको किस तरीके से ये होता है ये देख लो। तो देर आर सर्टन स्पेशलाइज सेल्स, ये जो प्लानेरिया वगैरह है उनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है। ये सेल क्या होती है, जब भी सपोज पीस बना है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो वहां पर सेल क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, प्रोलिफरेशन उसको बोलते हैं। प्रोलिफरेशन मतलब बहुत सारी सेल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स विल बी देयर, डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये सेल क्या करेगी, प्रोलिफरेट हो जाएगी एंड देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म, ठीक है, बहुत सारी सेल्स फॉर्म होगी। सेल से बनेंगे टिश्यू, ठीक है, फिर टिश्यू को क्या किया जाएगा, प्रॉपर फंक्शन असाइन किया जाएगा, दे विल बी परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा टिश्यू का, राइट। दे विल बी ऑर्गेनाइज इन अ सीक्वेंस, उनको क्या किया जाएगा, एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड देन नया ऑर्गेनिज्म उससे फॉर्म हो जाएगा, मतलब लॉस्ट जो पार्ट हुआ है वो फिर से फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द रीजनरेशन हैपन, राइट। तो रीजनरेशन को हम क्या नहीं बोल सकते, रिप्रोडक्शन का वे नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो भी लॉस्ट पार्ट है बॉडी का उसको फिर से फॉर्म किया जा रहा है, राइट। तो इट इज जस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम द आइसोलेटेड बॉडी सेल्स व्हेन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी गेट्स कट इनटू द पीसेस। जब कट लगा है, दो पार्ट बने हैं, तो उससे लॉस्ट पार्ट को डेवलप किया जा रहा है। बट एनिमल जो है ये कट लगने का या फिर पीसेस फॉर्म होने का वेट नहीं करते, या फिर खुद से भी फ्रैगमेंट नहीं बनाते हैं, ये एक्सीडेंटली होता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो बडिंग, दिस इज अनदर टाइप और अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपको हाइड्रा में भी दिखता है, हाइड्रा ऑल्सो शोज बडिंग, ठीक है, दिस इज अ बडिंग।
नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको प्लांट्स में दिखता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये आपको दिख रहा है, दिस इज द लीफ ऑफ प्लांट। ठीक है, ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट होता है, उसके लीफ का ये आपको डायग्राम पिक्चर दिया है बेसिकली। इसमें आपको दिखता है दिस इज द मार्जिन ऑफ लीफ, ये मार्जिन है लीफ की। इस मार्जिन पे आपको दिखता है छोटी छोटी बर्ड्स फॉर्म होते हुए। ये बर्ड्स फिर आगे रूट भी डेवलप कर लेती है, एंड जब ये बर्ड्स सॉइल में गिरेगी उनसे नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट में अब वेजिटेटिव मतलब क्या होता है, प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसमें आते हैं रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, ये सारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व है, ओनली फ्लावर। तो फ्लावर इज अ यू कैन से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब प्लांट में रूट, स्टेम या लीव्स, इनमें या फिर इनसे अगर नया प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको बोलेंगे। राइट, ये देखो रूट है, स्टेम है, लीव्स है। राइट, ये क्या करेंगे, नए प्लांट में ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ब्रायोफाइलम का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये जो मार्जिन है लीव्स की, यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी बर्ड फॉर्म होती है जिनमें आगे रूट भी फॉर्म होते हैं। वो जब बर्ड सॉइल में गिरेगी तो उनसे नया प्लांट क्या कर सकता है, डेवलप हो सकता है। ठीक है, now this property of vegetative propagation is basically used in methods like layering or grafting to grow many plants like sugarcane, rose, grapes। ठीक है, मोस्टली हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसमें ये जो प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजफुल। तो अगर यहाँ पर देखो, दिस इज द लेयरिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो एक प्लांट है, दिस इज द मदर प्लांट यू कैन से। इस प्लांट की जो ब्रांच है उसको क्या किया जाता है, बेंड किया जाता है सॉइल तक। ठीक है, इट इज बेंड टिल द सॉइल, फिर उसको क्या किया जाता है, सॉइल में यू कैन से गाड़ा जाता है इस तरीके से। ठीक है, अंदर तक, और फिर उससे ऊपर से सॉइल डाली जाती है, एंड फिर वी कैन ऑल्सो एड सर्टन हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन वगैरह भी ऐड किए जाते हैं, और फिर से इससे क्या होगा, रूट्स भी डेवलप होंगे और ऊपर शूट भी डेवलप होता है। तो इस तरीके से देखो, ये जो प्लांट था मदर प्लांट, इससे आपको दिखता है न्यू प्लांट ग्रो होता हुआ। ठीक है, लेयरिंग। यहाँ पर देखो, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, दिस इज ग्राफ्टिंग। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टेम है, राइट। यहाँ पर दो स्टेम्स लिए जाते हैं बेसिकली, एक रहेगा मदर प्लांट या फिर एक ग्राफ्ट रहता है, दूसरे को हम सायन बोलते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, जो ग्राफ्ट रहता है उससे रूट फॉर्म होंगे, और सायन जो है वो आगे स्टेम वाला पार्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर वगैरह में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, टू फॉर्म जनरली हाइब्रिड्स वगैरह। अगर आपने देखा होगा, कुछ कुछ ऐसे रोजेस होते हैं, उनको एक साथ पिंक कलर का फ्लावर भी आता है, व्हाइट कलर का फ्लावर भी आता है, मतलब एक ही रोज में आपको अलग अलग कलर के फ्लावर आते हुए दिखेंगे, है ना, होता है ना। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द ग्राफ्टिंग वगैरह। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से किया जाता है। ओके, नाउ प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो, दीज आर सीड्स। इन्हीं सीड को, सीड का जर्मिनेशन होके भी नया प्लांट बनता है। ठीक है, पहला एडवांटेज, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर क्यों उससे क्या फायदा हमें मिल रहा है। ठीक है, एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है, जो प्लांट जिनके सीड्स नहीं बनते हैं ज्यादा, या फिर ऐसे बोल सकते हो स्टेराइल प्लांट्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, उनको अगर, या फिर उनकी नंबर अगर हमें बढ़ानी है, तो वी कैन यूज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी नंबर बढ़ा सकते हैं। वी डू नॉट रिक्वायर देयर सीड्स, सीड होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं। कुछ कुछ प्लांट्स में सीड्स आते ही नहीं है, उनमें भी हम कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। ऑल्सो जनरली जो फ्रूटिंग प्लांट्स है, फ्रूटिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में ज्यादातर ये किया जाता है। एज आई सेड, जैसे कोई रोज है तो उसमें अलग अलग कलर के रोजेस लगते हैं, व्हाइट, ब्राउन, देन पिंक वगैरह, एक साथ एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट पे। तो दैट इज अगेन ड्यू टू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, टू प्रोपगेट प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या है, बेनिफिट या फिर एडवांटेज है। जनरली बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन, इनको हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से
ग्रो करते हैं, ठीक है, या फिर उनकी नंबर बढ़ा सकते हैं इन हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर, राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। इनसे जो नए प्लांट ग्रो करेंगे, अब देखो यहाँ पर मदर प्लांट का ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी प्लांट हम यूज कर रहे हैं दे विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। जनरली लेयरिंग वगैरह में जो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर होता है टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है, पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा। तो ये कैरेक्टर्स या फिर एक एडवांटेज हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, राइट। अगर आप देखते हो ब्रेड लेके आए, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई एंड आपने उसको बाहर ही रखा है, फ्रिज में भी नहीं रखा, तो कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा उसमें छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ ग्रो होने लगता है। दैट इज नथिंग बट मोल्ड, दैट इज ब्रेड मोल्ड। राइजोपस इज द बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, राइजोपस उसको बोला जाता है। इस तरीके से आपको ग्रो होते हुए दिखेगा। तो ये क्या है, दिस इज ड्यू टू द स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर छोटे छोटे ऐसा स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम हाइफी बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर जो मोल्ड ग्रो किया था उसको हमने जूम इन किया है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इस मोल्ड में कुछ आपको ऐसे थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इनको हम हाइफा बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइफा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ दिस हाइफी, दिस नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है, नेटवर्क दिख रहा है ना आपको हाइफी का, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क ओवर हियर, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। अगर आप हाइफी का इसका राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको दिखता है हाइफा, दिस इज हाइफा, एंड ऊपर एक ट्रैक लाइक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, उसमें होंगे ये स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, बेसिकली इसके अंदर जो स्पोर्स होंगे दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है, राइट। तो ये स्पोर्स भी क्या होता है, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये स्पोर क्या करते हैं, बर्स्ट होते हैं, या फिर स्पोरेंजिया या ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो देखा था हमने, वो बर्स्ट हो जाएगा, उससे ये सारे स्पोर्स बाहर आते हैं एंड दे विल सेटल ऑन द सरफेस अगेन, एंड फिर से नया क्या करेगा, उससे मोल्ड ग्रो करेगा, ठीक है। स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम, बिकॉज जो स्पोर्स है अंदर, यहाँ पर अगेन हम डायग्राम देखते हैं, इस ब्लॉब में या फिर स्पोरेंजिया में आपको अंदर जो स्पोर्स दिख रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही आगे क्या करने वाले हैं, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने वाले हैं, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक सेल वॉल, ठीक है, थिक कवरिंग से ये प्रोटेक्ट होते हैं, थिक वॉल से कवर्ड होते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। जब बर्स्ट होंगे ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, तो उससे स्पोर्स जो बाहर आए हैं वो फिर से क्या करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। देखो, दीज आर स्पोर्स, दिस इज हाउ दे लुक, ठीक है। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन भी आपको दिखता है, ब्रेड मोल्ड उसका एग्जाम्पल होगा, ये भी एक असेक्सुअल वे है ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव टिश्यू कल्चर, विच इज वेरी एडवांस्ड वन, जो अगेन एग्रीकल्चर वगैरह में बहुत यूज होता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट वगैरह में प्लांट की नंबर बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। टिश्यू कल्चर से क्या मीनिंग है आपका, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हमें जरूरी नहीं है फ्लावर की, वी डू नॉट रिक्वायर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर रिप्रोडक्शन या फिर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्टिकुलर प्लांट। हमें क्या चाहिए, वी जस्ट रिक्वायर एनी टिश्यू ऑफ द प्लांट, जरूरी नहीं कि वो फ्लावरी हो, कोई भी ले सकते हो आप, लीफ का ले लो, स्टेम का ले लो, ठीक है। उससे क्या कर सकते हो आप, यू कैन ग्रो मेनी प्लांट्स, ठीक है, उससे ही आप क्या कर सकते हो, मेनी प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। छोटा सा टिश्यू ले लिया, टिश्यू में ऑब्वियसली सेल्स है, उन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फ्लावर की भी जरूरत नहीं है, ना ही सीड की जरूरत है, ठीक है। तो न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। जनरली क्या किया जाता है, आपको ये तो पता होगा, टिश्यू में आपने पढ़ा होगा, जो टिप ऑफ द प्लांट है, इट हैज डिवाइडिंग सेल्स, उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यहाँ पर आपको रेड कलर में जो हाईलाइट किया है ना, दिस इज नथिंग बट डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। शूट की ग्रोथ कहाँ से होती है, टिप से ही होती है ना, राइट। तो दिस इज अ ग्रोइंग
दिस इज अ ग्रोइंग पार्ट, दिस इज अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली ग्रोइंग पार्ट है तो वहां पर सेल डिवीजन चल रहा है, कंटिन्यूअसली सेल्स आर डिवाइडिंग, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो हमने यहां से जनरली हम टिश्यू लेते हैं, ये टिश्यू ले लिया और उसको क्या करेंगे हम, वी विल प्रोवाइड सर्टन कंडीशंस, पीएच, प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पार्ट है दिस इज लिविंग पार्ट, इसमें सेल्स है और इन्हीं सेल्स को ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, एम्बिएंट एनवायरनमेंट जरूरी होगा, तो वो सारी सिचुएशंस, वो सारी कंडीशंस हम प्रोवाइड करेंगे। फिर वो जो सेल्स है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दे विल डिवाइड मल्टीपल टाइम्स एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दे विल डिफरेंशिएट इनटू प्रॉपर टिश्यूज। ठीक है, उनका क्या होगा, यू विल से परमानेंट फंक्शन मिल जाएगा उनको, कुछ आपको दिखेगा लीव्स फॉर्म करेंगे, कुछ जाइलेम फॉर्म करेंगे, कुछ फ्लोएम फॉर्म करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये टिश्यू ले लिया। इस टिश्यू को क्या करेंगे हम, बेसिकली जो टिश्यू हम यहाँ पर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। द टिश्यू विच इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट। ठीक है, अब जब हम एक्सप्लांट लेते हैं इसको क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम मतलब ऑब्वियसली सेल्स आर लिविंग, उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, आयंस चाहिए होंगे ग्रोथ के लिए, तो वो जो पूरा हम मीडियम बनाते हैं जिसमें आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स होंगे, उस सेल को या फिर उस टिश्यू को ग्रो करने के लिए, उसको हम मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम बोलते हैं। हमने ये आर्टिफिशियली कर रहे हैं सारा लैबोरेटरी में। अब ये सारी सेल्स बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मीडियम दे विल डिवाइड। ठीक है, ये सारा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल, अ मास ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं कैलस। इट इज कॉल्ड कैलस। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू मतलब यहाँ पर जो भी सेल्स है उनको कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, दे आर जस्ट मास ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी तक मतलब उनको कोई फंक्शन असाइन नहीं हुआ है, दे आर नाइदर फॉर्मिंग रूट, स्टेम, लीव्स, कुछ ऐसा फॉर्म नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट मास ऑफ सेल्स। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैलस। अब ये जो कैलस है इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम पे, कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स। उसमें क्या होने चाहिए, हॉर्मोन्स मतलब ग्रोथ हार्मोन होने चाहिए, फाइटो हार्मोन। कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, दीज आर ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स। क्या होते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं। तो जब हम कैलस को हार्मोन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सिन रूटिंग एंड शूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इवन साइटोकाइनिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, तो ऑब्वियसली इसमें से क्या होगा, धीरे धीरे रूट एंड शूट फॉर्म होने लगेंगे। इस कैलस में जो भी मास है, सेल्स है, उनसे क्या होगा, रूट एंड शूट डेवलप होने लगेंगे। देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ पर रूट भी है, ठीक है, और ऊपर शूट भी है, शूट मतलब स्टेम वाला पार्ट, राइट, और उस पे फिर डिफरेंशिएशन हुआ है सेल का, तो ऑब्वियसली छोटे छोटे लीव्स फॉर्म होने लगेंगे, अदर पार्ट्स, ब्रांचेस वगैरह भी फॉर्म होती हुई दिखेगी, बट ये दिस इज अ स्मॉल, यू कैन से दिस इज सीड सैपलिंग। ठीक है, ये सैपलिंग है। फिर हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो प्लांट हमने, इट इज फॉर्म इन लैबोरेटरी, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये बाकी अदर एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, उसको सॉइल में ग्रो करके देखेंगे बट अंडर कंट्रोल कंडीशन। फिर उसको क्या किया जाता है, फील्ड में, खेतों में, फार्म में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ट्रे वगैरह में भर के या फिर ट्रे में उसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, राइट, so this is tissue culture. Now using tissue culture, again what are the advantages of tissue culture? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी कुछ एडवांटेजेस थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। टिश्यू कल्चर के क्या एडवांटेजेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग फ्लावर और सीड, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट हम प्लांट का यूज नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स टिश्यू कल्चर में भी हमें जरूरी नहीं है कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स फॉर्म नहीं होती है, जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं, वैसे प्लांट को हम टिश्यू कल्चर से ग्रो कर सकते हैं। जनरली नर्सरीज वगैरह या फिर फॉरेस्ट है ना वगैरह के लिए जो प्लांट की जरूरत होती है वो हम टिश्यू कल्चर से ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज एट अ टाइम छोटे से सैंपल से मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर। दूसरा बेनिफिट ऐसा है कि आई कैन प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट्स, बिकॉज मैं क्या करती हूँ, जो हम एक्सप्लांट सिलेक्ट करते हैं या फिर टिश्यू सिलेक्ट करते हैं टिश्यू कल्चर करने के लिए, वो हम ऐसे प्लांट का सिलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी हेल्दी है,
जो यील्ड अच्छा देता है, प्रोडक्ट अच्छा फॉर्म करता है, वैसे प्लांट का हम टिश्यू सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली उसी प्लांट से जो नए सारे प्लांट बनेंगे वो भी क्या करेंगे, डिजीज फ्री होंगे, डिजीज रेजिस्टेंट होंगे, उनका भी प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो वही पेरेंट के जो सेम कैरेक्टर है, दे आर ट्रांसफर इनटू द न्यू जनरेशन या फिर जो नए प्लांट बनेंगे उनमें, राइट। इवन दे आर आइडेंटिकल, यू कैन से देयर जेनेटिक मटेरियल इज सेम एज दैट ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस। डिजीज फ्री कंडीशन क्यों, हम ये लेबोरेटरी में कर रहे हैं, दिस इज ऑल यू कैन से फेवरेबल कंडीशन वगैरह हम मेंटेन करते हैं, ये सारा मेंटेन कंडीशन में हो रहा है। दिस टेक्निक इज जनरली डन फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए हम ये यूज करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक हमने डिस्कस कर लिया एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें हमने डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिए, फ्रैगमेंटेशन हमने देखा, फिशन हमने देखा, बडिंग, राइट, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन, टिश्यू कल्चर, ये सारे क्या है, दे आर असेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि शो होता है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स। ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स का फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन द न्यू ऑफस्प्रिंग, यंग वंस आर फॉर्म। तो ऑब्वियसली इन असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मदर एज वेल एज फादर, ठीक है, दोनों पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे उनमें क्या दिखेंगे, आपको वेरिएशन दिखेंगे, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स दिखेंगे। ठीक है, so it is beneficial if you talk about the variations and evolution. ठीक है, because variations are responsible for variation evolution. ठीक है, तो evolution के लिए sexual reproduction is very important, whereas asexual reproduction में क्या हो रहा था, जो parent है उसी की exact copy बन रही थी, मतलब जो डॉटर सेल होंगे वो क्या होंगे, पेरेंट के जैसे ही दिखते थे, जिसकी वजह से इट हैड नो वेरिएशंस, वेरिएशन नहीं थे, तो इट विल नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिखेगा, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, राइट, जैसे डॉग्स, ह्यूमन, प्लांट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो इस टाइप का सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये सारे। ठीक है, तो बच्चों अभी पहले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी यू नो नाउ कि इसमें क्या होता है, देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऑब्वियसली देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और यू कैन से मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, जिसके वजह से वेरिएशंस नहीं आएंगे, वेरिएशन नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट प्ले रोल इन इवोल्यूशन। ठीक है, ये हमें पता चल गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उल्टा यहाँ पर होने वाला है, मतलब देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स। गैमिट्स मतलब मेल गैमिट इज स्पर्म, फीमेल गैमिट होगा एग या ओव्यूम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इनका क्या होगा, जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मिक्सिंग हो गई तो क्या होगा, जो भी जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल कैरी द जीन्स फ्रॉम मदर एज वेल एज फादर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो, मदर एंड फादर दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्स हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग में आपको वेरिएशन, अलग अलग कैरेक्टर दिखते हैं, देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, सम मोर कैरेक्टर्स विल बी ऑल्सो डेवलप्ड, आपको अलग कैरेक्टर भी दिखते हैं ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, एंड ऑब्वियसली वेरिएशन आपको दिख रहे हैं तो इट विल लीड इनटू द इवोल्यूशन। तो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो जान लेते हैं, उसके हम इंपॉर्टेंस, क्या फायदे हैं या फिर व्हाई इट इज बेनिफिशियल वो जान लेंगे। इसमें आपको पता है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्वियसली वन मेल विल बी देयर, दूसरा फीमेल होगा, दे विल प्रोड्यूस गैमिट्स, मेल गैमिट बनेगा दैट इज स्पर्म, फीमेल गैमिट बनेगा दैट इज ओव्यूम। ठीक है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। आपको अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हो तो स्पर्म साइज में मेल गैमिट से बहुत छोटा होता है, एंड अगर इसका शेप देखोगे, राइट, आपको दिखेगा इट हैज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली क्यों है, टू मूव,
ठीक है, बिकॉज दिस स्पर्म इज मोटाइल इन नेचर। वेराज आप फीमेल गैमिट का स्ट्रक्चर देखोगे, फीमेल गैमिट लार्जर होता है साइज में, ऑल्सो दिस इज इमोटाइल, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो इस स्पर्म को ही क्या करना पड़ेगा, ओव्यूम तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आगे फर्टिलाइजेशन होगा। ऑलराइट, सो मेल एंड फीमेल गैमिट जब फ्यूज होंगे, दे विल फॉर्म अ यूनिसेलुलर, अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। देखो इस तरीके से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब जाइगोट में क्या होगा, देखो स्पर्म में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था, एग में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था। अब दोनों सेट जब मिक्स हो जाएंगे, देयर विल बी टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जो कि कहां मिलेंगे आपको, जाइगोट में, विच इज नाउ अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। यही जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, एक से दो सेल बन गई, दो से चार, चार से आठ, मल्टीपल सेल्स विल बी फॉर्म, एंड देन अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एम्ब्रियो वगैरह फॉर्मेशन होता है। उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एज आई सेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, जर्म सेल, स्पर्म एंड एग का क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसके वजह से देयर विल बी वेरिएशंस, क्योंकि दो अलग अलग यहाँ पर गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है, जिसके वजह से सेट ऑफ क्रोमोसोम, जीन्स क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जिसके वजह से आगे जो जाइगोट फॉर्म होगा, इट विल हैव द वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस होंगे, राइट, इस तरीके से आप देख सकते हो। These variations will give rise to variety and diversity in organisms. ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डाइवर्सिटी दिखेगी, वेरिएशंस दिखेंगे, एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड इनटू इवोल्यूशन। ठीक है, इसी के वजह से these organisms can survive in different environmental condition, मतलब they show adaptations। ठीक है, इन्हीं वेरिएशन की वजह से एनिमल्स क्या करते हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में, और यू कैन से ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आल्सो, दे शो adaptations to various environmental conditions। ठीक है, अलग अलग चेंजेस जो होते हैं उसमें भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। उसके ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल देखा था। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिखेगा these वेरिएशंस, ऑब्वियसली अगर वेरिएशन आएंगे, द एनिमल्स और प्लांट्स और यू कैन से ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब उनमें क्या दिखेगा आपको, अडेप्टेशंस दिखेंगी, तो ऑब्वियसली दे कैन सर्वाइव बेटर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर सर्वाइव करते हैं तो उनका एक्सटेंशन क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है, या फिर हम रोक सकते हैं उनका एक्सटेंशन। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट और इन टर्म्स ऑफ द इवोल्यूशन, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स ज्यादा है। ऑलराइट, नेक्स्ट पहले हम देखेंगे, अब देखो इन द ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो मोस्टली असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमारे पास प्लांट्स है एज वेल एज एनिमल्स है। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंड देन हम जाएंगे एनिमल्स के पास। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट। अब अगर प्लांट की बात करो तो प्लांट का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, कोई भी प्लांट लो, उसका स्ट्रक्चर देखो, उसमें आपको दिखेगा दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन क्या होता है बेटा, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, विच आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में एक ही ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, दैट इज फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में आपको दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का स्ट्रक्चर भी हम आगे देखेंगे, उसमें अलग अलग जो पार्ट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव ऑर्गन्स के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। तो फ्लावर को छोड़ के प्लांट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, इफ यू टॉक अबाउट रूट, तो रूट भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ये भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। इसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसमें हमने देखा था प्लांट के जो वेजिटेटिव ऑर्गन है वो भी क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप या फिर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लीव्स है, लीव्स भी क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, स्टेम भी क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, राइट। तो ये सारे वेजिटेटिव ऑर्गन है, ये भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अंडर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमें और डिटेल में जान रहा है। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फ्लावर का बात करो, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेडिसेल। ठीक है,
राइट, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर आपको एक स्टेज जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जहां पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिचुएटेड है। ये स्टेज लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड थैलेमस। इसको क्या बोला जाता है? थैलेमस बोलोगे, राइट। देन यहाँ पर आपको दिखते हैं थैलेमस से निकलते हुए छोटे छोटे लीफ लाइक, है ना, ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। इनको हम बोलते हैं सेपल। सेपल का काम क्या होता है? जो फ्लावर है उसको बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। दूसरा इसका काम है, बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, दे ऑल्सो हैव क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल है तो ये भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सेपल के क्या रहे? फंक्शन रहे। ठीक है, एक्सटर्नल सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, इन्हीं को हम वर्ल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेपल, देन आगे पेटल है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ऑल दीज आर वर्ल्स बेसिकली। ठीक है, आगे आप हायर क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में जानोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज पेटल्स। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये कलरफुल। ठीक है, सेपल का देखो फंक्शन हमने पढ़ लिया। फंक्शन क्या होता है? फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। दूसरा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, ग्रीन कलर में होते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट पेटल की बात करो तो इफ यू सी पेटल, ठीक है, ये पेटल क्या होते हैं? कलरफुल दिखते हैं। ठीक है, फ्लावर का जो कलर आपको दिखता है, व्हाइट है, कोई पिंक है, रेड है, ब्राउन है। ठीक है, ये सारे जो कलर है ये किस वजह से है? पेटल के वजह से है। ठीक है, तो पेटल आर कलरफुल, इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप देखो ये पेटल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए है। व्हाई दिस पेटल्स आर देयर इन फ्लावर? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर मतलब इंसेक्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये पॉलिनेटर क्या करते हैं? फ्लावर पे आके बैठ जाएंगे और जो भी पोलन ग्रेन वगैरह है इनको ट्रांसफर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब पॉलिनेशन में ये हेल्प करेंगे। तो आगे पॉलिनेशन क्या होता है ये भी जानने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, एनीवे, तो पेटल का फंक्शन आपको समझ आया, बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स, दे आर कलरफुल, दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। बर्ड्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, इवन हम भी तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कितने सुंदर दिखते हैं, क्यों अट्रैक्ट नहीं होगा कोई, है ना। देन ये रहे पेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थर्ड ऑर्गन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, या जो पेटल एंड सेपल के बारे में हमने बात करी, ये पेटल एंड सेपल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, दे आर जस्ट टू आइदर टू प्रोटेक्ट फ्लावर, ठीक है, या फिर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। मतलब इनके एसेसरी फंक्शन है, दे हेल्प, मतलब एसेसरी मतलब दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, बट खुद इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दिस सेंटर में अगर आप देखो, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसी को हम कार्पेल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पेल या फिर गाइनोशियम बोला जाता है। ठीक है, कार्पेल जो है ये सेंटर में आपको प्रेजेंट दिखता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। अगर कार्पेल के स्ट्रक्चर की बात करूं, यहां पर आपको दिखेगा कार्पेल हैज, ये ऊपर का स्टेज लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, ठीक है, जहां पर एक्चुअली पोलन ग्रेन आके सेटल होगा। स्टिग्मा लीड्स इनटू अ पाइप और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल नीचे जाके स्वेलन हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, एक स्वेलन स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ओवरी बोलते हैं। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल है, राइट, और यहाँ पे ओव्यूल में क्या होगा? देयर विल बी एग, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा कार्पेल का स्ट्रक्चर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम। इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपको स्ट्रक्चर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टिग्मा का काम क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे पोलन ग्रेन आके सेटल हो जाएगा, राइट, और पोलन ग्रेन जो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है वो इस स्टाइल से जाते हुए ओवरी में एंटर करेगी। ठीक है, फिर आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह वो चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंथर। क्या है? एंथर। अब एंथर का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। स्टैमिन, ठीक है, बेसिकली एंथर एंड फिलामेंट दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज स्टैमिन, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज अ स्टैमिन। स्टैमिन के स्ट्रक्चर में एंथर एंड फिलामेंट ये दिखता है। ठीक है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है नीचे, उसको हम पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैमिन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर में हमने 4 अलग अलग स्ट्रक्चर देखे हैं। बाहर आउटर मोस्ट सेपल,
ग्रीन कलर में होते हैं, देन आते हैं पेटल, कलरफुल होते हैं, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कार्पेल, स्टैमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये एंथर जो है ना, इस एंथर में बेटा फॉर्म होंगे पोलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। यही पोलन ग्रेन आइदर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे या फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे। देन आगे क्या होगा, जो भी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो इनिशिएट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो हम देखेंगे कि फ्लावर में ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, राइट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हमने बोला स्टैमेन। स्टैमेन में आपको ये जो ऊपर का लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज एंथर। एंथर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम एंथर का क्रॉस सेक्शन, मतलब मैंने एंथर को ऐसा कट किया, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन, तो अगर मैं एंथर को कट करती हूँ तो मुझे अंदर क्या मिलता है, ये बेसिकली दो लोब का स्ट्रक्चर है, ऐसा, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ठीक है, और नीचे एक स्टॉक से अटैच है, दोनों की एक ही बेसिकली। तो अगर आप देखो ये दो लोब है इसमें, इन दो लोब्स में आपको कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखेंगे, राइट। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जहां पर एक्चुअली पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहां पर भरे जाएंगे, राइट। यहाँ पर अगर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देखोगे, एवरी पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमिट्स, ठीक है। हर एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमिट्स होंगे? 2 मेल गैमिट्स या फिर मेल न्यूक्लियाई, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो रिप्रोडक्शन कैसे होने वाला है। जैसे ही ओके, उससे पहले अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब ओवरी का स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं तो इजी जाएगा आपको। और ओवरी का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर दिस इज ओव्यूल, ये इतना अंदर व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको, दिस इज ओव्यूल वाला पार्ट, ठीक है, राइट। तो दिस इज एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, यू विल सी हियर कुछ सेल्स आपको दिख रही है, यहाँ पर कुछ सेल है, सेंटर में कुछ सेल है, यहाँ पर भी कुछ सेल है, ठीक है। एट द बॉटम यहाँ पर आपको जो दिखता है, दिस इज एग सेल, ठीक है, ये क्या है, एग सेल है, राइट। दूसरी बाकी सपोर्टिंग सेल्स होती है, तो एक सेल आपको एट द बॉटम दिखेगा, राइट। अब क्या होना है, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन में जो हमने मेल गैमेट देखा है बेसिकली, उसको यहां तक आना पड़ेगा टू फर्टिलाइज विथ एग, ठीक है। ये कहाँ बैठा है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ है, ओवरी में। ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर दिस इज एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में ये सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब एक भी यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर में आपको एक बड़ा सा सेल दिख रहा है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, ये सेल नहीं है बेटा, दिस आर न्यूक्लियस, ये पूरा एक सेल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई है इनको हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई, राइट। क्यों बता रही हूँ ये आगे आपको पता चलेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ आया, दिस इज द पोजीशन ऑफ एग, दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हो, सेंट्रल न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसे होता है, राइट। अब पहले फ्लावर जो है दे कैन बी यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर होगा स्टेमिन मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर होगा कार्पेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों में से एक ही पार्ट होगा, राइट। एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है, तो वैसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, दोनों मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, स्टेमेन भी प्रेजेंट होगा, कार्पेल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, राइट। ऐसे फ्लावर कौन से है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पपाया आता है, वाटरमेलन आता है, ठीक है। वेर एज बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर आप देखो, हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, ठीक है, दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। हिबिस्कस ये रहा मस्टर्ड, ठीक है। पपाया एंड वाटरमेलन भी देख लो एक बार, दिस इज पपाया, दिस इज वाटरमेलन, ठीक है, उसका फ्लावर है बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से फ्लावर दिखते हैं। रिमेंबर दैट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, राइट। तो पहली बात तो क्या होना है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को कहाँ आना पड़ेगा, स्टिग्मा तक आना पड़ेगा, ठीक है, स्टिग्मा तक आना पड़ेगा, मतलब देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन
राइट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अगर आप देखो फ्लावर में जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सपोज देर इज ओनली आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, उनमें तो आपको ये नहीं दिखेगा। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको दिखेगा वहीं पे उसी फ्लावर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिखता है एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिखता है, बिकॉज दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये एंथर जो है, एंथर में जो पोलन ग्रेन है ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे, एंड देन देयर विल बी फर्दर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये इसी फ्लावर में, इसी फ्लावर के अंदर चल रहा है, इसी फ्लावर का एंथर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरा और आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट हुआ। ठीक है, तो ये आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं दिखता है, जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में दिखेगा। राइट, इफ दिस ट्रांसफर अकर्स इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पर देखो इसका मीनिंग क्या है, अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हैपेंस इन द सेम फ्लावर, मतलब इसी फ्लावर के एंथर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर हो सकता है, आपको पता है एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, है ना, तो हो सकता है एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरा। राइट, मतलब उसी प्लांट के फ्लावर में ये क्या प्रोसेस चल रही है पॉलिनेशन की, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आपको पूछा जा सकता है। राइट, इफ द पोलन ग्रेन, दूसरी प्रोसेस देखो, इफ द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है, मतलब एक फ्लावर के एंथर दूसरे फ्लावर पे जाके गिरे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके गिरे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखो, दिस इज वन प्लांट, दिस इज अनदर प्लांट, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है देखो, ये जो फ्लावर है दूसरे प्लांट का फ्लावर है, इसके पोलन ग्रेन, ये सॉरी इसके पोलन ग्रेन, ये जो इंसेक्ट है वो कहाँ लेके जा रहा है, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, उसी प्लांट के फ्लावर और उसी प्लांट के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो उसकी वजह से आपको दिखेगा सेम जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी इतनी नहीं आएगी। बट इफ यू टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें क्या हो रहा है दो अलग अलग प्लांट है, ऑब्वियसली उनका जेनेटिक मटेरियल अलग होगा, एंड दोनों में अगर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, मतलब इस प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे, तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, राइट, सो इस तरीके से हमारे पास दो टाइप के पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स बोल दो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मोस्टली इंसेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन। जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का, उसमें आपको हेल्प कौन करते हैं, इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। समटाइम्स सम फिजिकल फैक्टर्स लाइक विंड वगैरह भी हेल्प करता है, वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन। राइट, इसके अलावा देर आर अदर एजेंट्स ऑल्सो, समटाइम्स एनिमल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखो देर आर डिफरेंट agents to transfer this pollen grain from one flower to another flower। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सपोज जो मेज प्लांट है, ठीक है, मेज में विंड के वजह से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन जो है मेज में, वो किस वजह से होता है, विंड के वजह से होता है। ठीक है, इवन इंसेक्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देखो इंसेक्ट क्या करेंगे, जब किसी फ्लावर पे जाके बैठते हैं, इंसेक्ट क्या करेंगे, दे विल सेटल ऑन अ फ्लावर और सिट ऑन अ फ्लावर जस्ट टू कलेक्ट नेक्टर वगैरह। ठीक है, नेक्टर वगैरह कलेक्ट करने के लिए, इवन दे ऑल्सो कलेक्ट पोलन ग्रेन। ठीक है, तो जब वो बैठते हैं फ्लावर पे, ऑब्वियसली उनके उनके बॉडी से क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन अटैच हो जाएंगे। यही इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब जाके बैठेगा, इट विल ट्रांसफर द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं। राइट,
मोस्टली हनी बीज वगैरह अगर आप देखो तो हनी बीज आर मेजर पॉलिनेटर्स, ठीक है, दे ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ओके, चलो नेक्स्ट हमें देखना है, अब नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कैसे होगा, हाउ डज दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हैपेंस, ठीक है, पॉलिनेशन हमने जान लिया, उसमें अलग अलग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, ठीक है, अदर एजेंट्स लाइक एनिमल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस, अब देखो पोलन तो स्टिग्मा पे आके सेटल हो गया, इससे आगे और क्या होगा, हाउ डज द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हैपन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर सेटल हो गया, अंडर सुटेबल कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर, वाटर, सारी कंडीशन अवेलेबल है, ठीक है, सुटेबल है, उस टाइम पे क्या होगा, व्हेन देर आर सर्टन केमिकल्स सिक्रीटेड इन द ओवरी, ओवरी में कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, उन्हीं केमिकल्स को सेंस करके देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, राइट, देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन होगा इस पोलन ग्रेन का और पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, ठीक है, इस तरीके से दिस पोलन ट्यूब विल ट्रेवल और ट्रांसफर और एंटर इनटू द ओवरी, कहा जाएगी ये ओवरी में जाएगी। हाँ, उससे पहले यहाँ पर आपको देखो, हमने बोला था हर पोलन ग्रेन में दो मेल गैमिट न्यूक्लियाई होते हैं, ये एक ये दूसरा, ठीक है, देयर विल बी टू मेल गैमिट न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये क्या होंगे, पोलन ग्रेन सॉरी ये गैमिट्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, इनटू द ओवरी, देखो ये पोलन ट्यूब फॉर्म हुई है, इट इज एंटरिंग इनटू द ओवरी, ओवरी थ्रू कहा जा रही है ओव्यूल एंड देन एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक तक चली गई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन किससे होना है, एक से, और एक कहाँ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो इस पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक तक जाना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या होगा, वन ऑफ द न्यूक्लियाई, हमने बोला था देर आर टू न्यूक्लियाई, मेल गैमिट न्यूक्लियाई दो होते हैं, उसमें से एक जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, इट विल फ्यूज विद द एग, ये क्या करेगा, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक में एग जो है उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा। दूसरा जो है ये दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई है ये क्या करेगा, इट विल फ्यूज विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है, जो सेंट्रल दो न्यूक्लियस हमने देखा था उससे जाके फ्यूज करेगा, राइट। दो मेल न्यूक्लियाई थे इन द पोलन ग्रेन, एक मेल न्यूक्लियाई एक से फर्टिलाइज कर गया, दूसरा मेल न्यूक्लियाई जाके फर्टिलाइज करेगा विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई, यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस था, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, आई गेस नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात, ठीक है। हाँ, तो जब मेल न्यूक्लियाई एक के साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या फॉर्म होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या फॉर्म होगा, जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो वगैरह। बट दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई है वो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ, जो दो सेंट्रल न्यूक्लियाई है उनके साथ फ्यूज होता है, तो दो सेंट्रल न्यूक्लियाई प्लस वन मेल न्यूक्लियस तीनों मिलके फ्यूज हो जाएंगे एंड दैट बिकम्स थ्री न्यूक्लियाई, और यू कैन से ट्रिप, यहाँ पर तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, समझ आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मेल न्यूक्लियाई एक के साथ फर्टिलाइज हो गया, उससे आगे बनेगा जाइगोट एंड एम्ब्रियो आगे, ठीक है, फिर दूसरा मेल न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहा है बाय फ्यूजिंग विथ सेंट्रल न्यूक्लियाई, दो सेंट्रल न्यूक्लियाई, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि क्या हो रहा है, दो सेंट्रल न्यूक्लियाई प्लस वन मेल न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन से जो बनेगा दैट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज अ नरिशिंग मटेरियल, ठीक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर डेवलपिंग जाइगोट, ठीक है, एम्ब्रियो वगैरह जो है उसके लिए नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, ये एंडोस्पर्म, समझ आया। सो इस तरीके से क्या होता है, पूरा फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर देखो आप, दो बार फ्यूजन हुआ है, एक एक के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरा सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार हुआ ना फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो राइट, वन मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद द एग सेल, जिससे आगे जाइगोट एंड फिर जाइगोट विल ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रियो,
दूसरा मेल न्यूक्लियस क्या करता है, इट फ्यूज विद द सेंट्रल और पोलर न्यूक्लियाई, जिसके वजह से क्या फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म, दैट इज नरिशिंग मटेरियल। ठीक है, नाउ अब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना है, ठीक है, वो एम्ब्रियो आपको पता है सीड में रहेगा। ठीक है, अगर हम देखें फ्लावर के स्ट्रक्चर का क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी सेपल एंड पेटल है, सेपल एंड पेटल का वैसे भी कुछ फंक्शन नहीं था, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ, दे विल ड्राई एंड फॉल ऑफ फ्रॉम द स्ट्रक्चर। जो ओवरी थी बेटा, ओवरी टर्न्स इनटू वॉल ऑफ अ फ्रूट। ठीक है, ओवरी क्या फॉर्म करेगी, फ्रूट वॉल फॉर्म करेगी। अंदर जो ओव्यूल है, इट विल फॉर्म सीड, क्या फॉर्म करेगा, सीड फॉर्म करेगा, और उस सीड के अंदर होगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होता है, जो सेपल एंड पेटल है, मतलब एसेसरी स्ट्रक्चर, राइट, स्टिग्मा, स्टाइल, इवन पेटल, स्टेमेन, सारी चीजें क्या होती है, ड्राई हो जाती है एंड दे विल फॉल ऑफ। बचा क्या, बचा क्या, ओवरी का स्ट्रक्चर जहां पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ओवरी, ओवरी जो है, इट विल फॉर्म द वॉल ऑफ फ्रूट, ये क्या फॉर्म करेगी, फ्रूट की वॉल फॉर्म करेगी। बचा अंदर ओव्यूल, ओव्यूल सीड फॉर्म करता है। देखो, ओवरी की वॉल क्या फॉर्म कर रही है, फ्रूट वॉल। ये मैंगो है, मैंगो का ऊपर का छिलका, ये किसका बना है, ओवरी का, ओवरी के वॉल का बना है। ठीक है, देन अगर आप देखो ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बने, सीड्स बने, ओव्यूल से क्या बने, सीड्स बने, और इन सीड के अंदर होगा एम्ब्रियो और फ्यूचर प्लांट। ठीक है, और यही एम्ब्रियो या सीड आप बोल सकते हो, आफ्टर जर्मिनेशन न्यू प्लांट फॉर्म करेगा, या फिर नया प्लांट डेवलप होगा उससे। ठीक है, ये सीड आपने क्या करी, सॉइल में सो कर दी, उससे क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट विल बी डेवलप्ड। ठीक है, आफ्टर जर्मिनेशन, राइट। ये देखो, अंडर एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशंस। देखो किस तरीके से सुंदर सा प्लांट ग्रो कर चुका है, इसके अंदर एम्ब्रियो है बेसिकली। ठीक है, ओके, यस, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। अदर मेंबर्स आर आल्सो देयर कि जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, विंड, इंसेक्ट एंड अदर एजेंट्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। स्क्विरल, बैट्स एंड वाटर वगैरह भी क्या कर सकता है, पॉलिनेशन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अभी हमने रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर लिया, दैट इज मोस्टली एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट दैट इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, take care, bye bye, keep learning, keep evolving.